अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक तो बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल जीत गया। इमरान खान साहब ने ट्वीट किए थे और नेक तमन्नाओं का इजहार किया था और कौम को मुबारक भी है। जब ये मैच हो रहा था तो मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। वकला के साथ थे हम, काफ़ी हमारे वकला भाई आए हुए थे, उनके साथ काफ़ी तफसीली बात हुई, बड़ी डिटेल में बात हुई और फिर मेरी अलहदा भी खान साहब से मुलाकात हुई। लेकिन आज के मैच में ये दुआएं हैं जो यहाँ तक ले आई हैं पाकिस्तान को, लेकिन मैच बहुत अच्छा खेले, मैचों के अच्छा खेले। और फिर देखें, कमाल की बात है, यहाँ मुझसे रहा नहीं जाएगा, चलें बैकग्राउंड पे चला देते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ दिल दिल पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जिस तरह खुशी का इजहार किया वहाँ पर बैठ के, आप समझ सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का होगा और ये इंशाल्लाह इस पे कामयाबी जो है हम हासिल ज़रूर करेंगे। आज टाइम था खान साहब का मेरे साथ। उससे पहले मैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की एक तकरीब में गया हुआ था। वो मुख्तलिफ अपना शील्डें और हमारी जो NGO है जुडिशल एक्टिविज़म पैनल को बड़ा अप्रिशिएट किया। वो सुबह के प्रोग्राम में मैं कुछ चीज़ें साथ चला दूँगा। बाहर इमरान खान साहब से बहुत तफसीली बात हुई। इमरान खान साहब खड़े हैं, असूलों के साथ खड़े हैं और वो पीछे नहीं हटने वाले। जब उनसे पूछा तो फिर वो अल्फाज याद आ गए जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। और तो वो इस क्लैरिटी के साथ, इमरान खान साहब को पता था कि ये उन पे हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद देखें इतनी दिलेरी है कि इंसान की, आप देखें यहाँ ये हम, और मैं तो गर्विदा हूँ। फिर मुझे वो याद आ कि लफ्ज़ कहते हैं जो मैं आप लोगों के साथ भी दोहराता हूँ, वही मैंने आपके सामने कह दिया, जो रात कब्र में है वो बाहर में नहीं। फिर CNN के हवाले से जो इंटरव्यू उनका किया उसमें गुफ्तगू हुई, और मैं कानूनी बातें ज़रा बाद में करूँगा। फिर उनकी जो अचीवमेंट है इस्लामोफोबिया के हवाले से, आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार के हवाले से, फिर अपनी आप वालदा मायदा का जिक्र करते, आंखों में आप दीदा हो गए हो, जिस तरह उन्होंने दीन के करीब उनकी वालदा साहबा ने लगाया और उनके समझाने के तालीम के कॉन्टेक्स्ट में बात करती। फिर उन्होंने अपनी जद्दोजहद सारी बताई। सब वकला साहब बैठे हुए थे। ये मैं पहले वो दो हिस्सों में मुलाकात रही, पहले सब वकला के साथ मुलाकात थी, उसमें ये सारी गुफ्तगू हुई बड़ी डिटेल के अंदर। और उनका पाकिस्तान के लिए हम जान भी हाजिर है और पाकिस्तान के लिए वो खड़े हैं। और इसमें बल्कि मैंने तो वो फिर जिक्र भी किया हमीद गुल साहब का, और वो तकरीर थोड़ी सी जो है ना वो आखिर में मैं चला दूँगा। जनरल हमीद गुल साहब ने 11 साल पहले कहा था, जब अफ़गानिस्तान से निकलेंगे अमरीकी तो फिर उन्होंने क्या करना है। और वो अगर आज हालात बैठ कर देखें तो जो हमीद गुल साहब की बातें कही हुई हैं वो आखिर में आप सुनिएगा ज़रूर उसको क्या बातें कही थी, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बिल्कुल वही बातों से गुजर रहे हैं जो जनरल हमीद गुल ने उस वक्त बातें कही थी। यानी वो एक तो स्टडी उनकी अंदाज़ा लगा लें और दूसरा कठपुतली हुकूमत के हवाले जो बातें की थी वो ज़रूर सुनिएगा। फिर पाकिस्तान के हवाले से फिर मैंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि आपकी बड़ी खदमात हैं, और वो जनरल बातें कि जो सबसे पहला जो बात वो कह रहे हैं कि एक लीडर के लिए सादक और अमीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 62 62(1)(f) की बात यहाँ आ गई। उन्होंने कहा अगर आदमी एक सादक और अमीन नहीं है तो इस लायक नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियन बन सके, वो हुकूमत कर सके। यहीं से चलते चलते फिर वो आगे कि पाकिस्तान के अंदर वो रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई। उस अथॉरिटी का मकसद क्या था? बच्चों को दीन के करीब लाना था, उसवा हसना के करीब लाना था। कुरान मजीद तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद के हवाले से जब जाना पड़ता है तो आका दो जहाँ हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पे अमल दरामद करना, उसके हवाले से बड़ा जिक्र किया। फिर अपनी जो जदोजहद हर इशू पे कोशिश करते रहे। फिर मैंने याद कराया, मैंने कहा जी आपके होते हुए देखिए 6-7 इशू तो बड़े। एक तो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की प्राइसेस नीचे आई,
सेल्स टैक्स जो 17% से ज्यादा लगता था वो खत्म किया, बल्कि नीचे ले आए और इंटरनेशनल मार्केट के करीब तरीन रहे। और इस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई। जो जाली पेट्रोल यहाँ पर आता है, सल्फर एडिटिव आता है, फिर उसके बाद फिर चीनी के हवाले से मैंने गुफ्तगू की कि चीनी में आपने बहुत काम किया, चीनी की कीमतें स्टेबल रही। उसकी बुनियादी वजह थी वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। लोग तो कहते हैं आटा और गंदम के हवाले जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया, फिर गंदम के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बात हुई। फिर वो अपना IPPs के हवाले से, फिर कर्जों के हवाले से। मैंने कहा ये वो काम है जो आपने काम किया और उसका दूर नताइज कौम को हैं, लेकिन वक्त से पहले आपका ये चले जाना। और फिर जिक्र मैंने वो अपने वो ट्वीट का, वो बैकग्राउंड पे ट्वीट चलेगा, छक्का मारने के लिए तैयार। ये वाकई इमरान खान सबका क्रेडिट है। चाहते तो असेंबली उसने डिसॉल्व कर देते, साइफर वाली बात ना करते, असेंबली ने डिसॉल्व कर दे, इलेक्शन हो जाने थे। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब ने रिस्क लिया, कौम को जगाया। ये वो सारी गुफ्तगू है। मेरे साथ मेरा बेटा गया हुआ था, मैं और खान साहब वाली तस्वीर जो उतरी हुई है, मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चल जाए, लेकिन वो बेटा मेरा साथ था। उसे शौक़ था, क्रिकेट से शौक़ है। वो बताने लगा जी मैं आपके हर जलसे में जाता हूँ। अब अपनी वो T-शर्ट के ऊपर उन्होंने दस्तखत करके दिए, वो कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल जाएंगी। फिर मेरी एक्सक्लूसिव मुलाकात रही खान साहब के साथ। सबसे पहला जो FIR दर्ज होने वाला मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट या और कोई तरीक़ाकार को FIR का हक लेकर रहेंगे। FIR कमज़ोर है और उस FIR में जो मुद्दई है वो मुद्दई भी मुलज़म बन सकता है। याद रखिए, मैं बताऊँ आपको, ये जल्दबाजी में जिस तरह की है वो ख़ुद कसूरवार है, क्योंकि वहाँ बैठकर फिर वो बताया कि फायरिंग एक जगह से नहीं हुई, फायरिंग मुख्तलिफ जगह से हुई। यानी तो जो पहले इधर आई फिर दूसरी तरफ से सामने आई और साइलेंसर वाली बंदूकें इस्तेमाल हुई, ये भी जिक्र हुआ। तो वो रेमेडीज़ जितनी भी हैं वो रेमेडीज़ कानून के मुताबिक इमरान खान साहब लेंगे। डिटेल डिस्कशन रही कि क्या हो सकता है, क्या तरीक़ा करता है होना का, और किस तरह इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा लेकर चल सकते हैं। दूसरा, प्रोविडेंट फंडिंग के हवाले से आपको याद है बीनिश फरीदी की तरफ से मैंने वो पिटीशन फाइल करके नॉट पाकिस्तानी ख़त्म करा लिया। उनका जो पैसा है वो जब्त नहीं हो सकता, कन्फिस्केट नहीं हो सकता, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। और कल जो दो बहुत अहम मामला लगे हैं, एक तो 25 मई के सानिया के हवाले से इमरान खान साहब का बहुत कंसर्न है। कहते हैं 25 मई के जो वाक़यात के कसूरवार हैं उनको उनका मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए। वो बताया कि जुडिशल एक्टिविज़म पैनल से दरख्वास्त दायर की हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब के पास लगी हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने सिर्फ रिपोर्ट दाखिल की है, पैरावाइज कमेंट दाखिल नहीं किए। वो सारा कुछ लेके आए ट्राइब्यूनल तो बात की बात है, जो मैंने चीज़ें पूछी हैं वो तो सारी सामने आनी चाहिए। और आंसू गैस के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल करना है। बहुत कंसर्न था इमरान खान साहब का इस हवाले से भी। फिर एक और अहम लगा वो इलेक्शन एक्ट के हवाले से है कि सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, ये अल्ट्रा वायरी है, ये कानून के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन अदालत ना, ट्राइब्यूनल है ये कमीशन है। कमीशन के पास तौहीन अदालत का इख्तियार कहाँ से आ गया? आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार सिर्फ अदालत को दिया जा सकता, सिर्फ अदालत को, अदालत के अलावा किसी को इख्तियार ये दिया नहीं जा सकता। तो लिख के सेक्शन 10 के अंदर आप ये कहें तो ये तो अपने ये आइन से मुतसादम है, ये बात ये ज़हन में रख लीजिएगा। अब फिर वो आपको पता है मैंने वोटर की तरफ से तोशाखाना वाला मैटर वो मैंने चैलेंज किया, सेक्शन 133, उसमें इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया जब अदालत नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है, ये कैसे नाअहल कर सकता है? उसके हवाले से भी मैंने एक पूरी गुफ्तगू की। जैसे साजिद महमूद सेठी के पास साहब के पास लगे 11 तारीख के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में भी उस केस पे भी बड़ी बड़ी गुफ्तगू रही। खान साहब के साथ मैंने पोजीशन सारी बताई और इसमें वोटर हैं मियाँ वाली से, वो साथ उनकी तरफ से ये पटिशन दायर की गई है। और इसमें खान साहब तकरीबन हर इशू के ऊपर हर एक पे नज़र रखे हुए हैं, अवामी मसाइल पे नज़र रखे हुए हैं। इतनी तकलीफ़ के बावजूद मैंने तो खुद चलते देखा, हिम्मत है उनकी। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे, दुआएं निकलती हैं लोगों की तरफ। बाहर आ गया, बाहर बहुत से लोग आ गए और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब हमारी खास से मुलाकात करा दे, को बैग लेके आया हुआ है कि दस्तखत करा दें यहाँ पर। ये कौम का प्यार है उनके साथ। और जैसे मैंने कहा था, आखिर में मैं आपको लेकर चलता हूँ हमीद गुल की उस छोटी सी वीडियो पे, जितनी भी है ज़्यादा ना हो सके वो सुनिएगा। वक्त आ गया है कि अब जब वो शिकस्त खा के यहां से भागेंगे तो फिर जो खिला होगा उसको पुर कैसे करेंगे हम? ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पहली बात यह है, अंदरूनी इत्तेहाद और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ जिहाद
और बैरूनी मुदाखलत ये है, उसके बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं। एक जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है ये कि बैरूनी मुदाखलत दरअसल हमारे ऊपर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत करती है। ये सबसे बदतरीन शक्ल है बैरूनी मुदाखलत की, उनके हमले नहीं हैं। अलबत्ता मैं ये कहूं कि आज के दौर में जो रेमंड डेविस ने हमको आश्कार किया, और जिसका जिक्र मैं तो बहुत अरसे से कर रहा था, कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मैदान जंग है। मैदान जंग एक है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक के अंदर वो जंग जी, आपने वो बात गुफ्तगू सुन ली। हमीद गुल साहब की इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।